नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाओं के बारे में। और इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर कॉलीग अमित जी। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू, थैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, देश में बहुत सारी टेंशन इस वक्त चल रही है, अकेले ट्रंप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या लगता है क्या वर्ल्ड वॉर 3 करीब है? यू। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 का जो सिनेरियो, जो नैरेटिव है, वो इंटरनेशनल मामलों के जो जानकार हैं इस बारे में बात करते हैं। जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं वो ये बात करते हैं। अमेरिका जिस तरह से ज़िद कर रहा है, पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड के लिए एक ट्रीटी साइन हुई है, वहाँ के सीनेट में एक इस पर अप्रूवल लेना बाकी है। उसके बाद ईरान को लेकर जिस तरह का नैरेटिव अमेरिका पूरी दुनिया भर में फैला रहा है। देखिए, होता क्या है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी को इतना मत डराइए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। ईरान, इराक, तेहरान, अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनका एक कार्टेल है। और जब जब भी कोई वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका जैसा कोई मुल्क या इज़राइल जैसा कोई मुल्क मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमला करता है, तो ये तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एकजुट हो जाते हैं निकिता। और प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावनाओं पर बात इसलिए चल रही है क्योंकि अगर अमेरिका इसी तरह से ज़्यादती करता रहा, यानी ईरान पर हमले की धमकी बार-बार दे रहा है। आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले ईरान पर इज़राइल ने बम्बार्डमेंट की थी, वहाँ पर मिसाइलों से हमला किया था। उसका जवाब, माकूल जवाब ईरान ने भी दिया था। अमेरिका ने कहा कि हम 1 हफ्ते तक बात करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर ईरान को लेकर फैसला लेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही B-2 बॉम्बार्डियर से ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस है वहाँ पर बहुत एक हैवी हमला होता है। लेकिन बड़ी खबर ये भी समझने वाली है निकिता कि जब भी आप किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं, जैसे अब पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ओपेक कंट्रीज की बात कर लीजिए, मिडिल ईस्ट का जो पूरा मैप है, आप उस पर जाएंगे तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनमें ज्यादातर जो मुल्क हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं करते। और अमेरिका जब अपनी मनमानी करता है तो बार बार ये नैरेटिव आता है। इंटरनेशनल मामलों के जानकार ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ बहुत मुमकिन है कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो एकजुट हो सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो तो नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि यूएनएससी जैसी संस्थाएं हैं, नेटो वहां पर है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। क्योंकि जब जंग होती है निकिता, जब वॉर शुरू होता है तो वॉर में किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड का नुकसान है। क्योंकि सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, क्रूड की सप्लाई रुक जाती है, आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई रुक जाती है, फूड मटेरियल की सप्लाई रुक जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मसलन दवाइयाँ, खाना, फसलें, ये तमाम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ये रुक जाता है। और जंग जब शुरू तो आप कर सकते हैं निकिता, लेकिन जंग खत्म कब करनी है ये कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग, लोग कह रहे थे कि 10 दिन में यूक्रेन हार जाएगा, 15 दिन में हार जाएगा, महीने भर में हार जाएगा। लेकिन अभी भी जो रशिया है, यूक्रेन है, अभी भी जंग में मुब्तला है। बहुत वक्त हो गया और साल हो गए हैं, महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच जो झड़प चल रही है। इसलिए ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो सिनेरियो ये तब बनता है जैसे ईरान पर अगर अमेरिका ने हमला किया। आपको याद होगा, ईरान इजराइल और अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर राष्ट्र है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब है कि राष्ट्र कोई कमजोर हो मजबूत हो फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर वेपन है। यूरेनियम इन्रिचमेंट प्रोग्राम ईरान चला रहा है और अभी भी बहुत सारे यूरेनियम हथियार, उनके जो परमाणु हथियार हैं, सुरक्षित हैं। और इसीलिए इजराइल, अमेरिका ईरान को लेकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उसका माकूल रिटेलिएशन ईरान भी करेगा। और जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो ये सामान्य जंग नहीं होगी, फिर ये परमाणु हमला हो सकता है। और जब परमाणु हमला होगा तो अमेरिका भी अपने एटॉमिक वेपन्स को यूज करेगा, इजराइल भी यूज करेगा। तो ये जो एस्केलेशन है, आप अगर मैप पर देखें तो इराक, ईरान, तेहरान और मिडिल ईस्ट वाला जो इलाका है, मैप पे आप देखेंगे तो जितने मुस्लिम कंट्री सब एक साथ हैं। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका असर उसके जो पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां भी जाएगा। तो जब उनको भी नुकसान पहुंचेगा तो वो सब अमेरिका के खिलाफ लामबंद जरूर होंगे। हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो अभी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, वॉर एस्केलेशन होता है तो नुकसान सबका होगा। एक एक सवाल, ट्रंप ये सब करके दिखाना क्या चाह रहे हैं? उनका आखिरी कार्यकाल है, मैडमैन वाली थियोरी भी सामने आ रही है, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो जाते जाते दुनिया को? देखिए निकिता, अमेरिका का अगर संविधान आप देखें तो वहां पर कोई भी शख्स सिर्फ 2 मरतबा राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरा टेन्योर उसे नहीं मिलता है। अब ये पूरा जो खेल है निकिता, समझना होगा, थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। ये सारा जो खेल है ये क्रूड का है। तो कच्चा तेल जो फ्यूल है, पानी और फ्यूल, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कि इसी के लिए आने वाली जो जंगें हैं वो क्रूड और पानी के लिए हुआ करेंगी। तो क्रूड पर वो कब्जा चाहते हैं क्योंकि आप देखिए वेनेजुएला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। हालांकि वहाँ रिफाइनरीज नहीं है, वहाँ पर जो कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है। ऑयल एक्सट्रैक्शन वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी उनके पास है, इसलिए वो क्रूड का जो बेहतर इस्तेमाल है वो नहीं हो पा रहा है। अमेरिका वेनेजुएला के पास क्यों गया? वहाँ पर कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ निकिता, वहाँ कोई बातचीत नहीं हुई, सीधे हमला हुआ और वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद उनको अमेरिका लेकर आए, उन पर मुकदमा चल रहा है। देखिए,
डी डॉलराइजेशन एक प्रक्रिया होती है, यानी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश जो भी मुल्क करेगा, अमेरिका उसके पीछे पड़ा होगा। और वेनेजुएला पर जो ये बड़ी कार्रवाई हुई, उसके पीछे की वजह थी कि डॉलर को कमजोर करने की रणनीति। ब्रिक्स कंट्रीज से अमेरिका क्यों चिढ़ता नहीं था? क्योंकि जो ब्रिक्स देश हैं वो चाहते हैं कि उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड हो, और अगर ये ट्रेंड शुरू हुआ तो डॉलर और कमजोर हो जाएगा। और ट्रंप ये चाहते हैं, देखिए इसमें दो फैक्टर है। एक तो ये कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला रहा है लगातार। जब बराक ओबामा सत्ता में थे, जब वो राष्ट्रपति थे, तो वहां पर पीस टॉक्स हुए थे, और ईरान इस बात के लिए तैयार भी हुआ था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा डाउन करेंगे, डिम डाउन करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए उसके बाद ट्रंप ने उस पूरे कम्युनिकेशन को, डिप्लोमेटिक डायलॉग को बंद कर दिया, और ईरान पर प्रेशर बनाने लगे कि अगर आपको सैंक्शंस अपने ऊपर हटाने हैं तो आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। सैंक्शन लगने की वजह से वहां पर महंगाई चरम पर है, वहां पर नौकरी लोगों के पास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ऑयल होने के बावजूद वहां पर महंगाई चरम पर है, लोग वहां परेशान है। तो इस सारा खेल निकिता क्रूड का है, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर वेपन उनके पास है ईरान, उससे अमेरिका बहुत डरता है। एक सवाल नेटो की बात यहाँ पर की जाए, नेटो के जो जितने भी देश हैं, अगर वो इस वक्त ट्रंप जिस तरीके से अपनी रणनीति दिखा रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी उनकी चल रही है, नेटो के सारे सदस्य उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, तो क्या यहाँ पर नेटो कुछ कदम ले सकता है ट्रंप के अगेंस्ट या अमेरिका के अगेंस्ट? देखिए नितिका, इसमें दो नैरेटिव्स हैं। एक तो नैरेटिव ये है कि इस्लामिक नेटो भी बनने जा रहा है। आपको पता है 2025 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक सामरिक समझौता हुआ, जिसके बाद ये कहा गया कि अगर सऊदीया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदीया पे हमला माना जाएगा। लेकिन अब इसमें एक कंट्री और शामिल हो गया है, विच इज तुर्की। तो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया आए हैं, और ये इस्लामिक नेटो को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप नेटो ग्रुप की बात करें तो तुर्की नेटो का मेंबर है, और अमेरिका के बाद नेटो के पास दुनिया की सबसे बड़ी पैदल आर्मी है। तो आप समझिए कि एक पैरेलल नेटो बनाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड के इशू पर नेटो दो फाड़ हो रहा है। ग्रीनलैंड के मसले पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेम्स फ्रेडरिक, उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हम ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करते हैं तो रशिया और चाइना वहां पर कब्जा कर लेंगे, और वहां से अमेरिका पर अटैक बहुत मुमकिन है। देखिए जिस तरह से आयरन डोम इजराइल के पास है, सुरक्षा कवच है उनका, उनके हवाई हमलों से उन्हें बचाता है, उसी तरह से गोल्डन डोम प्रोजेक्ट भी अमेरिका ने लॉन्च किया था 6 महीने पहले। तो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि जो उनका गोल्डन डैम प्रोजेक्ट है उसके लिए ग्रीनलैंड की जो टैक्टिकल पोजीशन आप समझिएगा, जब वर्ल्ड मैप में आप देखते हैं तो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर ग्रीनलैंड हालांकि अभी भी उसका इस्तेमाल ट्रेड और टैरिफ के लिए हो रहा है, ठीक है, वो अटलांटिक रूट है, दुनिया भर में वहाँ से शिप्स जाते हैं, कार्गोज जाते हैं, वहाँ पर बिजनेस होता है। लेकिन वहाँ पर अभी भी अगर आप ग्रीनलैंड की बात करें तो अमेरिकी फौज बड़े पैमाने पर वहाँ पर है, अमेरिका का बेस वहाँ पर है। वहाँ पर गोल्डन डैम इंस्टॉलेशन वो चाहते हैं, क्योंकि जब साउथ चाइना सी, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैप है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो अमेरिका का है। उसके बाद ये पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, और यहाँ से आप जाएंगे साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके आप जाएंगे तो साउथ चाइना सी में वहां से अटलांटिक ओशन का जो ग्रीनलैंड का पाथ है बिल्कुल क्लियर है। और अगर रशिया और चाइना उस पर कब्जा कर लेंगे तो टैक्टिकल पोजीशन बहुत खतरनाक हो जाएगी और अमेरिका पर हमला होगा, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर वो पहले अपना कब्जा करें, वहां पर अपने गोल्डन डैम इंस्टॉलेशन पर अमेरिका काम करे, ताकि कल को चाइना और रशिया उस टैक्टिकल पोजीशन का इस्तेमाल न कर पाए। लेकिन ग्रीनलैंड पे कब्जे से नाटो इसलिए भी खुश नहीं क्योंकि नाटो, ग्रीनलैंड भी नाटो मेंबर है, और ऐसे में भाई भाई अगर आपस में लड़ाई करते हैं तो वो एकजुटता, वो प्यार नहीं रह पाता। और इसीलिए जो नाटो है वो बार बार आरोप लगा रहा है कि अमेरिका नाटो को दबाने की, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं चाहते। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम पर वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत टैक्टिकल पोजीशन है अमेरिका के लिए, और ट्रंप नहीं चाहते कि रशिया और चाइना आने वाले वक्त में अमेरिका पर हावी हो। जी, अब हमने दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत की यहाँ पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? ट्रंप भारत के लिहाज से क्या सोच रहे हैं? क्योंकि टैरिफ की बात की जाए, उन्होंने ईरान में भी जो उनके साथ ट्रेड करेगा उस पर भी टैरिफ की धमकी दी है, ग्रीनलैंड पर भी धमकी वो लगातार देते आ रहे हैं। तो क्या लगता है भारत की स्थिति इस वक्त क्या होनी चाहिए, और ट्रंप की क्या सोच है भारत को लेकर के? देखिए निकिता, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है उसको आप देखें, ईरान को लेकर भी अगर आप देखें तो ईरान को लेकर बहुत ज़्यादा बात इंडिया ने नहीं की, सिर्फ एडवाइजरी जारी की जो ईरान में इंडियंस हैं वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं, वहाँ से बाहर चले जाएं, और वहाँ पर एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं हम, वहाँ पर रेस्क्यू भी कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस को हम भारत वापस लेकर आए।
इंडिया के लिए मुश्किल ये है कि रशिया से भी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद हमारा जो तेल इंपोर्ट का जो पूरा मामला है वो घटकर करीब करीब 30% रशिया के साथ हो गया है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ना तो अमेरिका के खिलाफ बोल सकता है, ना तो ईरान के पक्ष में बोल सकता है, ना तो वो रशिया के पक्ष में बहुत ज़्यादा बात कर सकता है, ना तो वो चाइना के खिलाफ बोल सकता है। मुश्किल इस बात की भी है निकिता कि इंडिया को अपना जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है बहुत बैलेंस रखना है, क्योंकि उनका अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा एक एलाई है ट्रेड और टैरिफ के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। रशिया से भी हम लेते हैं, अमेरिका से भी हम लेते हैं, ग्रीनलैंड से भी हमारे बिजनेस के ताल्लुकात हैं, ईरान से हम बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड लेकर आते हैं। तो इंडिया वेट और वॉच की पॉलिसी में है, और ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ईरान का इंटरनल मैटर है। वहां पर इंडिया बहुत ज्यादा अगर कम्युनिकेट करता है, वहां पर इंडिया अगर बहुत ज्यादा बोलता है तो अमेरिका नाराज होगा। और आपको पता है कि ईरान से इंपोर्ट करने पर उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ और इंडिया पर इंपोज कर देंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। दबाव बनाने की रणनीति, अमेरिका इस तरह की स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है। अगर आप लिंकन को देख लें, जेराल्ड को देख लें, और इसके बाद आप निक्सन को देख लें, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देख लें, बिल क्लिंटन को देख लें, तो अमेरिका इस तरह की रणनीति हमेशा अख्तियार करता रहा है। लेकिन इस वक्त अमेरिका ईरान, इजराइल को लेकर जो इंडिया का डिप्लोमेटिक डायलॉग है बहुत बैलेंस है। वी आर इनटू वेट एंड वॉच पॉलिसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, किसी की मुखालफत नहीं कर सकते, किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते, किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसलिए इंडिया का अभी जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है बहुत बैलेंस है, और देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में वो कैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, इन सब मुल्कों को बैलेंस करता है। जी हाँ, बात की जाए यहाँ पर एलओसी की भी, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बात करूँगी पाकिस्तान की। हमें देखने को मिल रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमें ड्रोन्स वहाँ पर देखे गए थे, और किस तरीके से पाकिस्तान अभी भी लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है भारत के अंदर। लेकिन अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कुछ माहौल देखने को मिलता है, क्या लगता है अमेरिका किसका साथ देगा? देखिए निकिता, दिस इज़ क्लियर कट। हालांकि आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका बहुत क्लियर कट जवाब है कि ऑपरेशन 2.0, उपेंद्र द्विवेदी जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वी आर स्टिल ऑन विद ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। और जिस तरह से हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर हमला करके हमने वहाँ पर तबाही मचाई थी, इस बात से पाकिस्तान बहुत नागवार, पाकिस्तान को ये बात लगी। लेकिन आप नैरेटिव अमेरिका का देखें तो ट्रम्प बार बार इस बात का श्रेय लेते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का जो सीज फायर था, युद्ध विराम उन्होंने कराया। और वो बार बार ये बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल जो मुनीर हैं वो 2 बार अमेरिका गए, वहां पर मुलाकात की, वहां पर बात की, उनको एक रॉयल गेस्ट की तरह वहां ट्रीटमेंट मिला व्हाइट हाउस में। तो पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जो ड्रोन जम्मू के सांबा सेक्टर में देखे गए थे उसको आर्मी ने, बीएसएफ ने मार के गिराया। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर निकिता ये भी है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अब इसका फटाफट मैं रीजन बताता हूं। अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट अब वहां पर इंडिया काबिज है। अफगानिस्तान अमेरिका के रिलेशन खराब हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं। हम उनको खाना दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी थी कि अब बगराम एयरपोर्ट पर जो इंस्टॉलेशन अमेरिका के थे वहां पर नहीं। तो अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को प्लीज करे, क्योंकि आप जब मैप देखेंगी तो पाकिस्तान से जो चाइना की मॉनिटरिंग बहुत आसान है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान की मॉनिटरिंग बहुत आसान है, पाकिस्तान से इराक, ईरान की मॉनिटरिंग बहुत आसान है। तो अमेरिका को एशिया पैसिफिक में, एशिया सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा एलाई चाहिए जहां से वो अपने दुश्मन मुल्कों को या जो खतरनाक मुल्क हैं उनकी मॉनिटरिंग कर पाए, और इसीलिए वो पाकिस्तान को प्लीज करता रहता है। लेकिन एक बैलेंस करने की कोशिश ट्रम्प करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, वो मेरे दोस्त हैं, और हमारे बीच जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है बहुत अच्छा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे प्लीज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को खुश करने के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है ताकि एशिया में एक आर्मी बेस अमेरिका को मिलता रहे, क्योंकि अगर कल को एस्केलेशन होता है, वॉर होता है, तो चाइना से पाकिस्तान बहुत करीब है। अगर अमेरिका से साउथ चाइना सी को क्रॉस करके चाइना पर हमला करना विल बी अ लॉन्गर रूट। लेकिन अगर पाकिस्तान से आप 30 मिनट में, 30 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, पाकिस्तान से आप 12 मिनट 13 मिनट में चाइना पहुंचकर हमला कर सकते हैं, अगर आप हवाई हमले की बात करें तो। जी, तो हमने दोस्तों बात कर ली देश की, दुनिया की, वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाओं की। लेकिन आगे क्या होगा? अगर कोई वॉर होता है तो अंत में हमेशा इंसानियत ही हारती है, ये हम सब जानते हैं। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ भविष्य में ना हो। और ऐसे और डिस्कशंस के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए इंडिया न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए। थैंक यू।